घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। जीतन राम मांझी ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, भाजपा के साथ गठबंधन का दिया संकेत। और राहुल सोनिया ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ संघ पर भी बोला हमला। सबसे पहले बात करते हैं बिहार में सियासी उठापटक, बयानबाजी और बढ़ते और बदलते जो सियासी समीकरण है, किस तरह के समीकरण बिहार में बनता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त। हालांकि चीजें बिल्कुल साफ नहीं है। इस बीच प्रधानमंत्री से जीतन राम मांझी मिलते हैं और मिलने के बाद जो संकेत देते हैं और मिलने से पहले जो बात कहते हैं, इससे कई तरह के राजनीतिक समीकरण बनते या उस पर खास करके वो समीकरण प्रभावित होते हुए नजर आ रहा है। हमारे साथ अभी रमेश चंद्र रत्न जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। उपेंद्र प्रसाद जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पुष्पन कुलश्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले उपेंद्र जी, आपसे शुरुआत करते हैं कि जो कुछ अभी तक बिहार में खास करके इस परिप्रेक्ष्य में कि जीतन राम मांझी प्रधानमंत्री से मिलते हैं, विशेष रूप में आके मिलते हैं, और जाहिर है कि ये बैठक जो है ये चुनाव से पहले हो रहा है, तो इसके राजनीतिक मायने हैं। तो जो कुछ इस वक्त चल रहा है वो चल क्या रहा है, क्या तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त बिहार में? देखिए, मांझी जी बिहार की राजनीति में एक बड़े फैक्टर हो गए हैं। वो अकेले भले कुछ न करें, लेकिन अगर जिसके साथ जुड़ जाएंगे किसी बड़ी पॉलिटिकल ताकत के साथ, तो उसकी ताकत को और बढ़ा देंगे। क्योंकि बिहार में खासकर दलितों के बीच में जीतन राम मांझी के प्रति बहुत आदर भाव आप कह सकते हैं, यानी उनके प्रति रेस्पेक्ट का भाव है। खास करके इसलिए कि एक दलित मुख्यमंत्री होकर उन्होंने असर्ट किया मुख्यमंत्री के रूप में। तो ये जो असर्ट करने का जो उनका जो रहा, उसके कारण है कि सभी तरह के जितने भी दलित वहाँ हैं, वो किसी भी नॉट ओनली मुसहर बल्कि बाकी अन्य दलित, बाकी सभी में उनके प्रति एक अच्छा सेंटिमेंट्स है। वो सेंटिमेंट कैसे पॉलिटिकल वोट में पॉलिटिकल कन्वर्ट होता है, ये इस पर डिपेंड करता है किसी मजबूत पॉलिटिकल पावर। लेकिन प्रधानमंत्री से मिलने आ रहे हैं तो बहुत साफ है कि लोग इसके मायने निकाल रहे हैं, उन्होंने संकेत भी दिए। देखिए, वो जानते हैं, मांझी जानते हैं, अगर अकेले वो लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे तो सब लोग उनको छोड़ कर उधर चला जाएगा। जो उनके प्रति जो सेंटिमेंट्स है, सिंपैथी है या आदर का भाव है, वो पॉलिटिकली उसको भुना नहीं पाएंगे। तो वो चाहते हैं कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से, अच्छे पॉलिटिकल पार्टी से उनका तालमेल हो, उसके साथ गठबंधन हो। तो वो पार्टी सबसे पहली पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो सकती है उनके लिए। क्यों? क्योंकि उनको हटाने में नीतीश कुमार ने तो हटाया ही, लालू यादव ने भी हटाने में साथ दिया, कांग्रेस ने भी हटाने में साथ दिया, जितनी भी सीपीआई उसने हटाने में साथ दिया, जितनी भी गैर भाजपा पार्टियां थी सबके विधायक उनको हटाने में लग गए थे। इसलिए अगर पहली पार्टी कोई होगी वो भारतीय जनता पार्टी होगी। तो वो संभावना तलाश रहे हैं। झिझक भारतीय जनता पार्टी की ओर से ही दिखलाई पड़ रही थी। तो अब उसमें दो बातें हैं, या क्या हो सकता है भारतीय जनता पार्टी कहे कि आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए, लेकिन आप इस पार्टी में शामिल होकर के भारतीय जनता पार्टी को फायदा वो तभी पहुंचा सकते हैं जबकि भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट करे। कि अगर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी, तब पूरा जो दलित का है नहीं आएगा। अगर कर देती है तो आ जाएगा। दूसरा ये है कि अलग उनकी पार्टी है, उस पार्टी के साथ गठबंधन हो। गठबंधन में बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ एक सम्मानजनक सीटें मिले, ताकि दलितों को लगे कि हंग असेंबली की पोजीशन में जैसे मायावती मुख्यमंत्री बन गई थी वैसे मायावती बन जाए, ये भी मुख्यमंत्री बन जाए। तब भी हाँ, जीतन राम मांझी, मतलब जीतन राम मांझी में मुख्यमंत्री बनने की संभावना अगर बरकरार रही तो दलित जो मतदाता है वो लामबंद हो सकते हैं। लामबंद हो सकते हैं, भारी संख्या में दलित इनकी तरफ जा सकते हैं। पूरा का पूरा तो मांझी क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री से मिलने के बाद, उसका अंश आपको हम दिखा रहे हैं। किसानों की हत्या हो रही है, आत्महत्या कर रहे हैं बिहार में। पहली बार ऐसा है, जो बिहार के लिए कलंकपूर्ण स्थिति है और देश के लिए भी है। तो मोदी जी गरीबों के हित में बात करते हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, किसानों की बात करते हैं। इससे हम आशान्वित हैं और उसी आशा के अनुरूप उनसे मिलने गए थे कि हम बिहार की परिस्थिति को उनको समझाएंगे और जो हमारी मांग चैनलों के माध्यम से, पेपरों के माध्यम से होती रही है कि सीबीआई इंक्वायरी हो,
जिसको ठंडे बक्सा में लगता है लोग डाल रहे हैं, इस चीज़ से हम उनको अवगत कराने आए हैं कि ठंडा बक्सा में वो डाला नहीं जाए, सीबीआई की इंक्वायरी हो, ताकि धान क्रय में जो अनियमितता हुई है सो, किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं सो, ये दोनों रुके। ये आगे की बात है, हम अकेले कौन होते हैं करने वाले। अभी हम स्वतंत्र रूप में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग को ही समझ में नहीं आता है कि नीतीश कुमार जी ने लालू जी के लिए क्या नहीं किया। जेल भिजवाने से लेकर के उनके राज समय काल को क्या कहते हैं, गुंडा तंत्र, राजतंत्र या भ्रष्टातंत्र की इत्यादि इत्यादि नवाजा दिया उन्होंने, और उस चीज को लालू जी ने आत्मसात करते हुए उनसे हाथ मिलाया। तो क्या वास्तविकता है ये समझ में नहीं आती है बात। समय पर ऐसा होता है, पहले का दुश्मन आज दोस्त हो सकता है, आज का दोस्त कल का दुश्मन हो सकता है। इस नीति से लोग मिले हैं। और संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने क्या कहा लालू प्रसाद यादव पे, वो भी आप देख लें। इस प्रकार से लालू प्रसाद यादव जी का कहना है कि नीतीश कुमार जी के साथ उनका ठीक चल रहा है, ये जो बार बार उनको एश्योरेंस देना पड़ रहा है, कहीं न कहीं ये संकेत देता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हमने यह भी कहा है कि ये जो मर्जर कर रहे हैं, ये मर्जर जर्जर हालत में है, और ये गठबंधन नहीं, ये लठबंधन है। क्योंकि इतिहास भी गवाह है कि जब भी इस प्रकार की ताकतें इकट्ठे होने की कोशिश करती हैं, तो ये देश के हित में, ये राज्य के हित में इकट्ठे होने की कोशिश नहीं करती है, ये अपने हित के लिए और अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इकट्ठे होने की कोशिश करती है। और ऐसे में तो लड़ाई होना वाजिब है और होता भी है, हमेशा से होता रहा है। और आपको हम दिखाते हैं केसी त्यागी साहब ने क्या कहा है। मैं आरजेडी नेता श्री लालू प्रसाद जी के वक्तव्य का स्वागत करता हूं, और आशा है उनके इस वक्तव्य के बाद मर्जर की जो राह है और जो मंजिल है वो और करीब आएगी, और बिहार में भाजपा की चुनौती को स्वीकार करने में हम कामयाब होंगे। कुल मिलाकर के अलग अलग राय और बयान आपने जो देखा, पुष्पेंद्र क्या कुछ नजर आ रहा है? देखिए, मैं समझता हूं कि बिहार की राजनीति में बीजेपी वर्सेस रेस्ट जो लोग हैं, उसमें एक तरीके से भगदड़ मची हुई है, और वो जल्दबाजी में जैसे फैसले लिए जाते हैं कि मर्जर हो जाए, गठबंधन हो जाए, हम सब इकट्ठे हो जाएं, मोदी को रोकना है, मोदी के रथ को रोकना है, तो कुछ लोग तो सियासी तौर पे हाशिए पे चले गए हैं। अगर आप देखें कि इस पूरे गठबंधन में इंडियन नेशनल लोक दल का जो अपने राज्य में उसका मुखिया जेल में है, सजा काट रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है, उनकी स्थिति खराब है, वो भी इस गठबंधन में चले गए हैं। एक कर्नाटक में अपने राज्य में बिल्कुल जमीन के हाशिए पे पड़े हैं जेडीएस के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी इसमें मिलने के लिए आ गए। एक साहब हैं, न कभी अब न दोबारा कभी वो एमपी हुए न कुछ हुए, उसका नाम है समाजवादी जनता पार्टी, मुरारका साहब, उनको भी लगा मैं इसमें आ जाऊं। तो अगर खेल देखें तो लालू और नीतीश तक सीमित है ये, लेकिन इन सबको मिलाकर के उसको बड़ा करने की कोशिश की जा रही है। फिर वो उसमें खुद ही अनाउंस किया कि हम गठबंधन हो गया है, फिर उसकी डेट अनाउंस करनी थी, फिर अध्यक्ष की डेट अनाउंस करनी थी, फिर उसके बाद सिंबल की बात आ गई, तो फिर वो सब बैक ट्रैक हो रहा है। तो ये तमाम सारी जो हड़बड़ाहट है वो इस बात की जरूर है कि नरेंद्र मोदी का 1 साल का जो पूरा टर्म है उसमें बहुत सी कमियां हो सकती हैं, बहुत सी वादे न पूरे भी हो सकते हैं, लेकिन इन सब के पास नया कुछ नहीं है देने के लिए राज्य की जनता को जी। ऐसे में नीतीश कुमार ने जिस जल्दबाजी में, जिस हाई मॉरल ग्राउंड को लेते हुए जितिन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, मैं समझता हूं कि उन्होंने राजनीतिक तौर पे एक ऐसी बड़ी गलती की कि पहले बनाया और फिर बेइज्जत होकर उनको निकाला गया। आज वही मांझी जो हैं जेडीयू के ऊपर, और खासतौर से नीतीश कुमार, आज की जो मुलाकात है वो मुझे इस मायने में ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है कि मांझी जी जितना नजदीक मोदी के आएंगे, बीजेपी के आएंगे, और आप एक बात देखें, आज के बयान में उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी की बात कही है। मुझे लगता है कि जो चुनाव की रणनीति होने वाली है अक्टूबर के अंदर, उसमें नीतीश कुमार को जमीन पे लाने का काम बीजेपी की तरफ से मांझी जी करेंगे। चलिए, मांझी जी से मुलाकात हुई। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे है। नीरज जी, इस मुलाकात से आप कितना ज्यादा चिंतित हैं? हम किस बात के लिए चिंतित होंगे? जो आदरणीय प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री थे जी, तो जब मिलते थे चुपचाप और उसका कोई डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ नहीं जारी होता था। ये अभी दौर देखा है।
और यह भी देखा है कि बेचारे यहाँ से अनुनय विनय करते रहते थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी मिलने का समय दीजिए, मिलने का समय नहीं देते थे। आज मिलने का समय उन्होंने दिया है। तो जनता दल यू ने तो उनके जो कृत्य थे उसके चलते तो हमने अपना झंझट खत्म किया। अब भारतीय जनता पार्टी उनको शामिल करा ले, हम तो स्वागत करेंगे और हम बिहार की जनता को बताएंगे कि भाई इनके जो विवादित बयान थे, चाहे वह गर्लफ्रेंड का मामला हो या एक विशेष सामाजिक समूह विदेशी है, डॉक्टर का पैर हाथ काट लेंगे, ये सारे प्रेरणा स्रोत भारतीय जनता पार्टी के नव उन्मादित स्वरूप में उभर कर आया। तब न मांझी जी को भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निमंत्रण दिया, माननीय पप्पू यादव जी को, माननीय जीतन राम मांझी जी को, क्या आइए हम आपका स्वागत करते हैं। लेकिन आप जहां जा रहे हैं, मेरा सवाल है कि जो गठबंधन, जो दलित महादलित आपने नीतीश कुमार जी ने तैयार किया था, महादलित, वहां पे वोट बैंक में सेंध लगा रही है भारतीय जनता पार्टी, वो उनके साथ गठबंधन के लिए तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जब मुगालते में है ना जी, मांझी जी को जब दल से नेता पद से हटाया गया तो एक दलित विधायक उनके समर्थन में गया। एक दलित विधायक का नाम बताइए बिहार के अंदर। लेकिन नीरज जी उनके साथ नहीं गया। नीरज जी जी, ये जो आपने मुख्यमंत्री जतिन राम मांझी को बनाया तो मैसेज ये गया कि आप बहुत बड़े दिल के हैं, एक महादलित को आपने सीएम बनाया, और जिन हालात में उन्हें हटाना पड़ा उसके बाद आज बिहार के अंदर एक नया फेस दलितों के बीच में, वो रेस्पेक्टेबिलिटी बन करके वो नेता तो बनी गए ना, वो एक चैलेंज तो आपके सामने हो ही गए। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध होगा जी, माननीय जीतन राम मांझी जी को सलाह कीजिए कि कम से कम जिस विधानसभा क्षेत्र में उनका इतिहास रहा है, एक विधानसभा चुनाव नहीं लड़े हैं, कम से कम यह घोषणा कि हम किस विधानसभा के उम्मीदवार होंगे। नीरज, एक तरफ आपका गठबंधन या विलय जो जिसकी तैयारी कर रहे थे, आपको आवाज आ रही है? उनसे संपर्क टूट गया। हम कोशिश करेंगे उनसे फिर दोबारा बातचीत करने का। एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम रमेश जी आपके पास आएंगे। छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, जल्द वापस लेते हैं। एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं। रमेश जी, आपने सुना जेडीयू के और जीतन राम मांझी जी को सुना, आपने उपेंद्र जी को सुना। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए इस वक्त एक गठबंधन बनाने की आप लगातार कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में वहां सक्षम नहीं है कि आप चुनाव जीत पाए। नहीं, गठबंधन तो पहले 17 वर्ष पहले ऑलरेडी जेडीयू के साथ भी रहा है। दूसरा एक और भी चीज़ है कि पार्टी की विचारधारा और जो मोदी जी का जो विकास का जो समरसता का जो भाव है वो ऑलरेडी वहाँ, अगर पार्टी में कोई आते हैं तो उनका सम्मान है। लेकिन जिस तरह से जो ज़मीनी हकीकत है, और चूँकि नीरज जी लाइन पर नहीं है, अगर सुन रहे हों तो ज़मीनी हकीकत के परे बोल रहे हैं। एक तो उनका ये कहना कि वो सूझ का पर्चा नज़र नहीं आ रहे कि एक भी विधायक उनके साथ नहीं गया। ये स्वयं उनकी समझ में आ जाना चाहिए कि एकाध विधायक जाने से क्या पॉसिबिलिटी होती है कि उसकी सदस्यता बचेगी। ये भी उनको गणित आना चाहिए। दूसरी चीज़ एक जो जंगल राज जिसकी परिभाषा देश में एक डंका पड़ता था, जंगल राज, और नीतीश जी और लालू जी का जिस तरह से जो आंकड़ा रहा एक दूसरे की शक्ल देखना भी, चूँकि मैं उस बीच में लंबे टाइम तक मैंने गुजारा, एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते थे। और आज वो जो तालमेल जो होने का, वो 2014 जो मोदी जी का मिशन था जिससे ये सारे सिमट करके इनका अस्तित्व समाप्त हो गया। अस्तित्व ही ये जो क्षेत्रीय तौर पर जो चला गया था, और वो क्षेत्रीय तौर पर भी कहीं किसी न मुलायम सिंह जी का रहा, न लालू जी का रहा, न नीतीश का रहा, सारा अस्तित्व विहीन हो गए। अब ये जो सिर्फ जो है, चूंकि जो बिहार है, बिहार में मुलायम सिंह जी नहीं है, वहाँ लालू और नीतीश जी हैं, लेकिन क्योंकि उनको ये नजर आ रहा है कि बिहार का इलेक्शन ड्यू है, और बिहार का मैसेज चूंकि फिर उसके बाद यूपी पड़ेगा,
ये जो मांझी जी को सबसे पहली चीज तो ये बीजेपी ने नहीं कहा था कि इनको जो है मांझी जी को जो आप सीएम बनाइएगा, ये इनका एक समाजवादी एक नीतीश जी का जो नाटक था वो उनके गले में फांसी का फंदा लग गया। ये इनको हटाना, वो फंदा महादलित कार्ड में खेलना। नीरज जी कह रहे हैं वो फंदा अब बीजेपी के ऊपर नहीं, गलत फहमी बेकार का जो बोल रहे हैं। मैं अभी वहां एक सप्ताह जो है 10 जिले और 22 प्रमुख केंद्रों पर गया हूं, जो बदतर हालत दिखाई दी है। और जैसा कि उपेंद्र जी जो कह रहे थे, शेड्यूल कास्ट के हर वर्ग में, मैं एक पटना सिटी का एक जो बहुत बड़ा एक क्षेत्र वाल्मीकि समाज का, और सब जब मैं उसमें गया, जबकि ये जो मुशहर है वाल्मीकि समाज का आदमी, क्या जनानी क्या बच्चा, एक ही बात नहीं, मांझी के साथ गलत हुआ, मांझी के साथ गलत हुआ। ये जो हालत है, चूंकि मैं तो 11 तारीख को भी वहीं था, ये तो आप ये कहते हैं जो उनके एक जो मैसेज गया है गलत हुआ है, आप वो मांझी के साथ सही महंगा पड़ेगा, इनको महंगा पड़ेगा। तो आप उसी महंगाई को आप अपने साथ ला रहे हैं। हम ला नहीं रहे, हमारी विचारधारा से, और हमने चूंकि नाइंसाफी हुई, नाइंसाफी के साथ जो मायावती के साथ जिस तरीके का मुलायम सिंह जी का रोल रहा, तो मायावती समर्थन दे करके, चूंकि बीजेपी को जो दलित विरोधी है वो लगाते हैं, मायावती को। नीरज जी हमारे साथ लाइन में बने हैं। नीरज जी आपको आवाज आ रही है? बात कराई नीरज जी से। नीरज जी, आज रघुवंश मैं जानकारी हासिल करना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता चल पा रहा है क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी इस बात को क्यों नहीं स्पष्ट करती है कि जब माननीय नीतीश कुमार जी ने राज्य का मुख्यमंत्री उनको बनाया, तो उनके विधानसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय नंदकिशोर यादव सहित माननीय सुशील मोदी जी, सारे लोग दिन रात अपमानजनक टिप्पणी करते थे। यहाँ तक कहा था कि महादलित से महापाप का हिसाब लेंगे। अब महादलित प्रेम उमड़ गया है। अरे महादलित प्रेम अगर आपको उमड़ गया है, आपके सबसे बढ़िया विधायक है सत्यनारायण आर्य जी, बना दीजिए उनको विधायक दल का नेता, बनाइए मुख्यमंत्री का उम्मीदवार। नीरज जी वातावरण बनाने की नीरज जी रही है। अरे आप तो राष्ट्रवादी थे, आप जातिवादी कब से हो गए? नीरज जी, आपका प्रेम जागा, महादलित प्रेम तो जागना चाहिए था। अगर उसकी हिस्सेदारी को आप सुनिश्चित करते सरकार का, जब दिल्ली से लेकर करके पटना तक में विधानमंडल में, वहां तो आपने दिया नहीं। एक सवाल नीरज जी, एक मिनट मैं पूछना चाह रहा हूँ नीरज जी मुझसे। नीरज जी, तो मैं डेट नहीं बता दूंगा। नीरज जी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल क्लियर। नीरज जी, मैं रमेश चंद्र रत्न बोल रहा हूँ, जनता दल यू का और जनता दल का राष्ट्रीय महासचिव रहा हूं, अगर नाम से वाकिफ हो तो मेरे से। ये जो तथाकथित जो समाजवादियों का ढकोसला था, जो महान प्रोदा और महान व्यक्तित्व ने एक समाजवाद का एक नारा दिया था, और उसके तहत तथाकथित जो क्षेत्रीय इस समय ठेकेदार हैं, वो जो नेता बने, उन नेताओं ने कुनवे में सिमट करके समाजवाद की परिभाषा को मिट्टी में धूल में मिला दिया। और महादलित का कार्ड बीजेपी ने नहीं खेला था, महादलित का कार्ड जनता दल ने खेला था, और उसको ध्वस्त करने का भी आपने किया। और अगर हमने खेला था तो मायावती को जो बनाने का काम बीजेपी की बदौलती मायावती बनी। और आज भी जो है आपको पता होना चाहिए कि दलित कार्ड जो है समरसता का भाव पार्टी में, जो आपकी भावना है, कल तक 17 साल तक किसको झेल रहे थे? कल तक बीजेपी के साथ थे, उस समय नजर नहीं आ रहा था। जंगल राज जो बिहार में देख रहे थे, आज जंगल राज कहां गया? चारा घोटाला कहां गया? सारा भूल गए, सारा भूल गए। सवाल पूछूं? मैं ऐसा व्यक्ति बोल रहा हूं, पूछिए ना, मैं ऐसा व्यक्ति बोल रहा हूं। आपको अगर याद हो, शरद जी जिस समय अध्यक्ष लालू जी का टकरा हुआ था, मैं वो रमेश चंद्र हूं जो लालू के हाथ में का नहीं था, राज्यसभा नहीं दिखती। कुछ पूछ रहे पूछिए, बताइए मुझे। मैं 2 सवाल आपसे पूछ। हाँ पूछिए मुझसे। लालू यादव बहुत खराब, रामकृपाल यादव बहुत अच्छे, ये कौन सूत्र है तो समझा दीजिए हमको। पहला चीज, रामकृपाल यादव को एकात्म मानवतावाद कब उसकी घुटी उनको पिलाई गई? तो वैसे ही अटल जी को अच्छा ये है कि आपको बहुत जीतन राम मांझी जी से प्रेम है, तो आप बोलिए, आपको बोलना पड़ेगा कि समाज के एक विशेष तबके को उसने विदेशी कहा, आप कहिए कि हम स्वीकार करती है, भाजपा स्वीकार करती है। आप यह कहिए कि डॉक्टरों का पैर हाथ काट लेना राज्य का मुख्यमंत्री बोले, पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाता है, जो मांझी जी ने विदेशी कहा है। राष्ट्रवाद भाजपा का है कि आज भाजपा लेने को तैयार है। बहुत बड़ी बात। नीरज, कुछ याद दिला दूं नीरज जी, सुनिएगा। आज वो बिहार वो सा जमीन है जहां आप हजम नहीं कर
पाए रामविलास पासवान को, हजम नहीं कर पाए रमैयान को, और हजम नहीं कर पाए रमेश रतन जैसे व्यक्ति को। आप कहाँ किस समाजवाद की बात करते हो, किस कोने में बात करते हो? आज मिट्टी में धूल में मिल गए हो, आपकी हालत बदतर हो गई है। कहाँ किस स्थिति में हो? ये बीजेपी को तो बहुत तब भी था, आज भी है, समरसता बहुत तब भी था और आज भी है। अरे हम जवाब दीजिए ना। दे तो रहे हो जवाब, आपके पास जवाब है ना। जनता दल का क्या अस्तित्व है, आप पता नहीं कब होंगे। रमेश जी, नीरज जी एक सवाल चूंकि बताइए, मसरत को रिहा क्यों किया आपने? कौन काम था कश्मीर के अंदर में? कैसी सरकार आपने बनाई सत्ता के लिए? आपने क्या कर दिया? पाकिस्तान परस्त को आपने जेल से बाहर कर दिया, अब पाकिस्तान का झंडा लहराया गया। बात हो रही है, आप बिहार से पाकिस्तान पहुंच गए, बिहार पे ही रह लीजिएगा, पाकिस्तान पे तो चाहे बात कर लीजिएगा, आज बिहार पे रह लो ना। जरा सुनाइए ना, नरेंद्र मोदी को कहे थे हत्यारा जालिम। अरे वो आप छोड़िए ना, आप असली उस पे आइए ना। महादलित कार्ड आपने खेला था, हमने नहीं खेला था। वो आपने दिखाया था, हमने नहीं दिखाया। नीरज जी आज भी है राष्ट्रवादी, आज भी है राष्ट्रवादी। रमेश जी नीरज जी राष्ट्रवादी है, पाकिस्तान नीरज जी अरे आपका मुख्यमंत्री तो पाकिस्तान जाकर के अपील करता है वोट लेने की, भाई झंडा यहाँ फहरा रहे हैं। आपका मुख्यमंत्री तो तारीफ करता है पाकिस्तान के लोगों की, भाई लीवर फाइब्रोसिस हो गया है। नीरज जी एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना, आज रघुवंश बाबू ने कहा है कि लालू और नीतीश को छोड़कर कोई तीसरा मुख्यमंत्री बन सकता है। ये तो हम तय करेंगे, दोनों तय करेंगे ना। नहीं, भगवान प्रसाद नहीं करेंगे। क्या जेडीयू में राज्य का मुख्यमंत्री नहीं, उन्होंने कहा कि जेडीयू के मुख्यमंत्री है, ये जनता दल का समर्थन कर रहा है जी। तो इसका परेशान होने की जरूरत नहीं। भाजपा तो भाजपा बताए कौन मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है। नहीं, भाजपा वो तो पार्लियामेंट बोर्ड हो जाएगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, लिमिटेड कंपनी नहीं है, पार्लियामेंट बोर्ड करेगा। बीजेपी ने नहीं उठाया है, रघुवंश जी ने उठाया है। हमारा मुद्दा था ही नहीं, वो आपका मुद्दा था। नहीं, एक से नीरज जी से बिहार में मोदी नहीं करेंगे। नीरज जी खाली एक, अगर रघुवंश बाबू ने जो सवाल उठाए हैं, क्यों घोषित किया? किरण बेदी तो हाल में पार्टी आई थी, ऊपर से नीरज जी रघुवंश बाबू ने जो कहा है कि कोई तीसरा मुख्यमंत्री बन सकता है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वो उनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, कोई पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। हर लोगों के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया जा सकता है। चलिए आपसे खाते हैं तो बीजेपी ने क्या कहा? ठीक है, आपसे लालू प्रसाद नीरज जी लालू जी ने कहा कि सबको बलिदान देना होगा, उस पर क्या कहेंगे आप? बलिदान तो हमने सत्ता का दिया है, हमारे लिए महत्वपूर्ण यही है ना। तो है बीजेपी में उदाहरण मिला आपको देश के अंदर में कि एक दिन के लिए सत्ता को छोड़ाओ। 99 में आप ही आए थे, 17 साल आप ही ने झेला। 99 में कौन गया था? समझी गए थे? कौन गया था बीजेपी के साथ? कैबिनेट से किसने संभाली थी? पूरी फौज कहाँ गई थी? सत्ता का बहुत है ना, नंगे है, भागिए मत। भाग नहीं रहे, आप समझिए ना। अरे कुर्बानी वाली बात तो बीजेपी कुर्बानी थी, सत्ता के मोह में आपने हम लोग रो रहे, नीरज जी हम लोग दफ्तर में रो रहे थे जनता दल के में, जब लोग गए थे आपके जो पूरी फौज एनडीए में, सत्ता के मोह में कैबिनेट बनने के लिए सारे लोग जो है, हम दफ्तर में रो रहे थे समाजवादी के उस ढकोसला को लेकर के। नीरज जी बिहार में किस क्या गठ विलय होगा? चलिए, उनसे संपर्क टूट गया, बहुत बहुत धन्यवाद उनको देना होगा। एक छोटा सा हमें ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले फटाफट उपेंद्र जी, जो कुछ नीरज जी ने कहा, वो उनकी भी एक अपनी जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता भी हैं, और पाकिस्तान और दिल्ली तो भागते हैं नीरज जी लगातार तो, वो उन्होंने गोल पोस्ट वो चेंज, तो फोकस ही उन्होंने बदल दिया। कभी बीजेपी पर सवाल है, बीजेपी पे हमला बोल रहे हैं, बीजेपी पर हमला बोलते हुए कश्मीर से पाकिस्तान तक चले गए, लेकिन सवाल जो असली है उसका उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। एक सवाल जो आपने उठाया रघुवंश बाबू का बयान पर, उस पर कुछ नहीं बोला। लालू यादव ने जो कहा है उस पर भी कुछ नहीं बोला, कि लालू यादव ने कहा कि हमें भी कुर्बानी देनी होगी, सबको कुर्बानी देनी होगी, इस पर भी कुछ नहीं कहा। तो ये तो असली जो मुद्दा है उस मुद्दे पर तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। तो कुल मिलाकर के एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो जनता परिवार का जो विलय होना था, वो विलय इस वक्त या विलय होगा, या वहां पे लगता है आपको गठबंधन होने की संभावना है, या बिल्कुल अलग अलग स्थिति बनेगी? जनता परिवार का विलय मैं इस जगह पर बैठकर मैं बहुत बार बोल चुका हूं, कभी भी इसकी कोई संभावना नहीं थी।
ये सब न्यूज क्रिएट करने के लिए किया जा रहा था। आज भी नहीं। राजनीति में के डिस्कोर्स में, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में अपने आप को प्रासंगिक रखने के लिए सब किया जा रहा था। विलय तो हुआ ही नहीं। मैं आपको बतला दूं कि गठबंधन भी नहीं होगा, क्योंकि ये लोग एक दूसरे को का सम्मान नहीं करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचने में रुचि रखते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करके अपना कद ऊंचा करने के चक्कर में रहते हैं। तो कहीं दोनों में से कोई एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करना नहीं चाहेंगे, दूसरे का इस्तेमाल करके, दूसरे को गिरा करके नीचे जमीन पर उसके शरीर के ऊपर खड़ा होकर के अपनी ऊंचाई बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से कहां विलय होता है, इस तरह से कहां गठबंधन होता है। कुल मिलाकर के जो एक तरफ भाजपा गठबंधन के लिए नए नए जो सहयोगी आज जीतन राम मांझी मिले हैं प्रधानमंत्री से, वो तलाश कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये जो गठबंधन और जो विलय होने की बात थी वो भी खटाई में है। तो बिहार की तस्वीर किस तरह की आप देख रहे हैं, चुनाव आते आते किस तरह की लड़ाई हम देखेंगे वहाँ? बिहार की एक और संभावना है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वो है कि मांझी जी के साथ लालू यादव का गठबंधन हो सकता है। यह भी एक बड़ी संभावना है, छोटी संभावना नहीं है, क्योंकि वहां की जो पॉलिटिक्स है, नहीं, इसको मानना ऐसा है ना, मैं बीजेपी नहीं बोला, मैं लेकिन अगर जो बात आप कह रहे हैं, पहले पूरी बात तो पहले लालू यादव हैं जो वहां की पॉलिटिक्स को समझ रहे हैं, वो जानते हैं कि वोट किधर है, वो राजनीति को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और उनकी स्थिति 3-4 चुनाव में बहुत खराब रही है, तो वो अपनी स्थिति बेहतर करना चाहेंगे। तो बिहार में मुस्लिम, यादव, दलित, ये इसका अलायंस अगर कर दिया जाए तो इसमें 48% आपको लगता है कि लालू प्रसाद यादव जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करके इस तरह का गठबंधन कर सकते हैं? देखिए, यही एक समस्या है। अगर वो ऐसा कर दें तो फिर हमें लगता है कि ये जो गठबंधन है इसको पराजित करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसमें समस्या है, हो ही नहीं सकता, इसमें थोड़ी बहुत समस्या है उनको। लेकिन लालू यादव के लिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने से ज्यादा बेहतर है मांझी जी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना। हालांकि उसके भी अपने उसके लिए, लेकिन जब उन्होंने हटाने के समय उनका विरोध नहीं किया, तो अब उनको बना करके हटाने के समय का मैं कारण समझ गया हूं। नहीं कारण, लेकिन लोग क्या, जनता क्या पूछेगी, मतदाता क्या पूछेगी कि आप जब हटा रहे थे तब आपने इसमें समर्थन किया। तो अभी बोल रहे हैं, ये तो बोल रहे हैं कि मेरा कोई हाथ नहीं था, मेरा कुछ, तो बहुत बार स्टेटमेंट दे चुके हैं। मांझी अच्छे आदमी, कुछ दिन पहले इन्होंने कहा था कि मेरी उसमें कोई भूमिका नहीं थी, क्योंकि मेरा समर्थन जनता दल यू को जनता दल यू ने जो भी किया, आप ये कह रहे हैं कि काफी कुछ हो सकता है सियासी समीकरण वहां पे, अभी आप कुछ भी क्लोज नहीं कर सकते हैं और आप सारे विकल्प खुले हुए हैं बिहार में। और इसमें ये जो गोटी है वो लालू यादव के हाथ में है। तो आप मांझी को अपने साथ रखने की नहीं, अगर इसको अगर समाप्त करें तो बीजेपी, एलजेपी और जो कुशवाहा जी की पार्टी है उसके साथ मांझी जी का गठबंधन हो सकता है, ये एक संभावना है। आप कह रहे दूसरी संभावना है कि लालू प्रसाद यादव और जीतन राम मांझी और कांग्रेस के साथ फिर नीतीश क्या करेंगे, सवाल ये है। उस हालत में नीतीश की स्थिति पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अगर लालू यादव मांझी से कर लेते हैं समझौता, फिर पूरा का पूरा वहां मुकाबला है एनडीए वर्सेस मांझी लालू के बीच में हो जाएगा। तो उसमें नीतीश कुमार की स्थिति बिल्कुल, जब पोलराइज हो जाएगा, फिर ये 1995 में इनको 7 सीटें मिली थी जी, 324 में 7 सीटें मिली थी, फिर घट के 10 से नीचे के आंकड़े पर आ जाएंगे, क्योंकि ये हवा में चल रहे हैं। आप कहीं समझे ना कि एक सोशल पैरासाइट होता है, एक पॉलिटिकल पैरासाइट होता है, राजनीतिक परजीवी। इसके अलावा पेड़ चाहिए जिसके साथ चिपक करके, जिससे रस खा करके अपने लता को। इसके अलावा भी कोई समीकरण आप बनते हुए, बिगड़ते हुए देख सकते हैं? इसके अलावा कोई समीकरण आपको दिख रहा है? जो हमने जो विकल्प 1, 2, 3 गिना, इसके अलावा भी समीकरण बन सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और तमाम पार्टियां अलग अलग लड़े? ये भी संभव है, वो भी संभावना है। भारतीय जनता पार्टी अलग रहे, लेकिन मांझी कोशिश करेंगे दोनों में से किसी एक के साथ जुड़ने की, क्योंकि अगर मांझी अलग होकर लड़े तो फिर मांझी की, तो मांझी किसी न किसी सियासी समीकरण के साथ होंगे, चाहे भाजपा के साथ हो, चाहे लालू के साथ हो। हाँ, ये कोशिश करेंगे। लेकिन एक दलित है जो कभी भी नीतीश कुमार की तरफ नहीं जाएगा। अगर नीतीश आरजेडी का गठबंधन होता है तो नीतीश का वोट उधर नहीं जाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी की ओर चला जाएगा। अगर मांझी अलग थलग पड़ गए, अकेले पड़ गए तो, क्योंकि दलितों की इच्छा होगी कि नीतीश कुमार को पराजित किया जाए, जिस पक्ष में नीतीश कुमार है उसको पराजित किया जाए। तो नीतीश के खिलाफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट उन्होंने दलित जो बात आप कह रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि जितन राम मांझी जो है, उनका जो वोट बैंक है, अगर वो किसी के साथ खड़े होंगे तो ताकत उसकी बढ़ा देंगे। हाँ, मेरा मानना यह है कि जब जिस तरीके से जेडीयू से जिस तरह से वो बेइज्जत हुए हैं, तो जेडीयू के साथ अभी जाने की मुझे उम्मीद कम लगती है। दूसरी जो मुझे संभावना, जाएंगे ही नहीं, वही मैं कह रहा हूं। दूसरी जो मुझे बड़ी संभावना लगती है कि जितन राम मांझी, जेडीयू और बीजेपी जो है वो अलग अलग चुनाव लड़ेगी।
और कहीं इनके अंदर अंदरूनी तौर पे यह तय होगा कि हम एक दूसरे को डैमेज नहीं करेंगे, और चुनाव के परिणाम आने के बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री किसका होगा, जीतन राम मांझी की ताकत कितनी होगी, जेडीयू की कितनी होगी और बीजेपी की कितनी होगी। क्योंकि गठबंधन करके अगर ये लोग गए तो मुझे नहीं लगता कि इनको फायदा होगा। इन तमाम चीजों के बीच में रमेश रतन जी, एक आपसे सवाल है, जिस जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया उसके जब उनके विश्वास पात्र नहीं निकल सकते हैं वो, तो क्या भारतीय जनता पार्टी जीतन राम मांझी को ट्रस्ट करेगी? देखिए, विश्वास पात्र उनका बनने का नहीं, बल्कि विश्वासघात तो जो है इन लोगों ने किया है। मांझी जी के साथ जो है, चूंकि अपना रिमोट से चलाने की जो श्रृंखला जो घर बैठ के चला रहे थे, पढ़ा लिखा आदमी है, सूझबूझ वाला आदमी है, अनुभवी आदमी है वो मांझी जी। तो जिस तरह से उन्होंने सिस्टम बनाने का प्रयास किया वो गलत था। दूसरा एक और भी चीज़ मैं आपको धरातल की बात चूंकि आपके चैनल के माध्यम से बड़ा आगाह करना चाहूँगा, जो लालू जी का छवि तो पहले से ही जो थी वो थी, और जो बीजेपी का इनके साथ से हटना और एक तो हट जाना, चूँकि अलायंस के साथ ये जो कि तो वही मत था, डिवाइड नहीं हुआ, और इसके बाद ये महादलित वाला कार्ड, ये बिल्कुल बहुत बुरी हालत है। बट मेरा सवाल ये है कि सियासी रूप से क्या भारतीय जनता पार्टी, उपेंद्र जी, जो तेवर है, जो जीतन राम मांझी की जो सियासत है और जिस तरह से उन्होंने अपना कद बढ़ाया है सियासत में, भारतीय जनता पार्टी क्या ये रिस्क, जब वो नीतीश कुमार के साथ उनको जब मौका मिला तो उन्होंने इमीडिएटली अपने सियासी कद को बढ़ा लिया, अपनी सियासत उन्होंने चमका ली। आज जीतन राम मांझी बिहार के सियासत में एक फैक्टर है, ये तमाम लोग मानते हैं। वो खुद नहीं जीत सकते हैं लेकिन किसी के साथ मिलकर जिता सकते हैं, कुछ वोट ट्रांसफर कर सकते हैं, करवा सकते हैं, ये स्थिति है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये रिस्क, किस तरह की रिस्क जीतन राम मांझी के साथ लेगी? देखिए, जीतन राम मांझी एक तो भोले भाले आदमी हैं, एक ये कि वो धूर्तता उनमें नहीं है। वो जो स्टेटमेंट देना शुरू किया जब उनको लगा कि नीतीश कुमार हमको हटाने वाले हैं, उसके बाद इस तरह का स्टेटमेंट देना शुरू किया। सही बात है कि उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया गया, पहले खराब की गई, नीतीश कुमार तो हस्तक्षेप करते ही थे, नीतीश कुमार तक को उन्होंने बर्दाश्त किया। नीतीश कुमार के एक दो और सहयोगी है, वो हस्तक्षेप करते थे उनके काम में, उनको भी बर्दाश्त किया। ऐसे ऐसे लोग हस्तक्षेप करने लगे जो पिछले 5 साल से पॉलिटिक्स में, ऐसे ऐसे लोग हस्तक्षेप करने लगे जिनसे बात करना मांझी जी के सामने खिलाफ कहना चाहिए। दिलीप जी, कास्ट फैक्टर इतना उभर करके आ गया था, फिर उनको जब लगा मांझी को हमारे स्टेटमेंट देने लगे हैं। आपको लगता है कि बीजेपी इसकी तैयारी में है कि मांझी को अपने साथ लिया जाए? अब ये तो बीजेपी वाले बतलाएं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा समीकरण जो बनता है। रमेश जी, बीजेपी किस तरह का आकलन करती है बिहार की राजनीति को देख करके, हम लोगों ने सच्चाई के साथ उनके साथ रहने का वो था प्रयास, लेकिन आज भी बता दें कि वो पूरी तरह से जिधर सोच रहे हैं आरजेडी और इनके साथ किसी कॉस्ट पर जाने का मतलब, आप उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं, बीजेपी उनके साथ गठबंधन का अभी ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी के साथ वो आते हैं, सम्मान है, उनका स्वागत है, और हमारे जो सिस्टम है गठबंधन का वो एक प्रक्रिया एक बाद में। चलिए कुल मिलाकर के इस वक्त बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं, और ये तमाम चीजें लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, जो वामपंथी दल हैं बिहार में, इन तमाम लोगों की चुनौतियां हैं इस वक्त। और बिहार का चुनाव न सिर्फ बिहार की सियासत को में किसका वर्चस्व होगा ये तय करेगा, बल्कि वहां से उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल पे भी असर पड़ेगा, और खास करके जो नरेंद्र मोदी का जो असर है देश भर में, जो 1 साल के बाद लगातार ये प्रचार हो रहा है कि उन्होंने एक साल एक कार्य अनेक, उसका असर भी हमें देखने को मिलेगा कि वहां पे बिहार में क्या होता है। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे राहुल और सोनिया गांधी लगातार न अब सिर्फ मोदी पर बल्कि संघ पर भी हमला क्यों बोल रहे हैं। घटना चक्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी और सोनिया गांधी लगातार नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने आज संघ पर भी हमला बोला, क्या कहा संघ पे खुद आप देखें। आरएसएस की शाखा को देखिए, उसमें लाइन लगती है,
सीधी लाइन होती है बिल्कुल। इसमें किसी बंदे ने चू कर दिया, उसी के ऊपर लाठी बरसा एक विचारधारा। अगर आपने किसी आरएसएस या बीजेपी के नेता से बात की है, एक ही विचारधारा है, भैया पूरी दुनिया ऐसे ही चलती है। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे भी हमला बोला। क्या कहा, खुद देखें। मोदी जी कहते हैं, भाषण में कहते हैं गरीबों की मदद करनी है, और मैंने पहले कहा है फ्रांस का दौरा हो गया, यूएसए का हो गया, नेपाल का हो गया, मंगोलिया तक चले गए, मंगोलिया तक चले गए, चीन चले गए, मगर भैया किसान के घर नहीं गए, मजदूर के घर नहीं गए। इतना नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से उन्होंने 1 घंटे का अर्थव्यवस्था पे क्लास भी लिया है। कुल मिला के जिस तरह से हमला बोल रहे हैं रमेश रतन जी, सोनिया गांधी जी भी, प्रियंका जी और राहुल जी, अब सीधा हमला। देखिए, एक तो मैं बहुत आश्चर्य कर रहा हूँ जी कि जिसमें राजनीति जिस परिवार में रही हो और उनका युवराज में कहीं से पॉलिटिकल सिस्टम की मैच्योरिटी नाम की चीज़ नहीं झलकती। लफाजी भरे शब्दों का जो है, अब ये वहाँ 56 दिन का जो है अपना प्रवास है, अब याद करते हैं विदेश की। अब इस युवराज का भी कुछ पता है कि ये कौन से देश में था, क्या कर रहा था, और ऐसे लफाजी भरी चीज़ें जो है शब्दों को बोलना, ये मुझे औचित्यपूर्ण नहीं लग रहा। ये सिर्फ जो तैयारी हो रही है, चूँकि इनके पास अब जो है अस्तित्व अपना पार्टी का और उसको ये एक लीडरशिप का एक आयाम तैयार हो रहा है, तो 56 दिन के उस तैयारी में ये अपना जुमलेबाजी हो रही है। कोई मतलब नहीं है, मैच्योर नाम की चीज़ नहीं है। कई शब्दों में लाठी फलाना संघ के नाम पर टिप्पणी करना शर्म आनी चाहिए। इनके जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा, लाल बहादुर शास्त्री ने क्या कहा, इंदिरा गांधी ने संघ के बारे में क्या, एक बार गलत सोच की टिप्पणी को भी उन्होंने सुधारने का काम किया, और संघ के बारे में जो एक विश्व का एक ऐतिहासिक एक स्वरूप बनाया हो, जिसके 1,56,000 प्रकल्प चलते हों, जिसने देश के चौमुखी विकास, चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो, चाहे चाइना का युद्ध हो, उसमें रसद सामग्री पहुंचा करके अपनी जान को जो है कुर्बान किया। ऐसे लोगों के बारे में बोलना ये बेहूदगी की परिभाषा है। और जो पार्लियामेंट में कल तक जो है सोने का काम कर ऐसा व्यक्ति जो 10 साल में हम ऑर्डिनेंस फाड़ करके जिसने देश के प्रधान आज सीख सिखाने वाली बात कर रहे हैं कि 1 घंटे जो जाकर के पाठ पढ़ाया। अरे तुम खुद तो पाठ पढ़ नहीं पाए। लेकिन कुल आप मौका राहुल लगातार आक्रामक है, जब से छुट्टी से लौट के आए हैं लगातार सरकार पे, तो आक्रामक नहीं है, नरेंद्र मोदी पे हमला बोल रहे हैं, और नरेंद्र मोदी बाद उन्होंने संघ पे आज सीधा हमला बोला। बीच में वो देख रहे हैं, और अब तक जो हम देखते रहते कि नरेंद्र मोदी संघ परिवार, कांग्रेस पे और गांधी परिवार पे हमला बोलते थे, तो क्या वो उनको पता है कि इस तरह से अब ये शुरुआत जो है 1 साल सरकार के हो गया, अब हमें हमला बोलना शुरू कर देना चाहिए? नहीं दिलीप, ये नहीं है। मैं राहुल गांधी ने संसद में जब वो आए थे 59 दिन के अज्ञातवास से, वो कहाँ गए थे, किस लिए गए थे, कोई कहता है इलाज कराने गए थे, कोई कहता है कुछ चिंतन मनन करने गए थे, वो खैर उनका जाती मामला है। वो आए हैं, उसके बाद संसद में तो उन्होंने कुछ भूमि अधिग्रहण को लेकर के वो सवाल जरूर खड़े किए थे जो लगता था कि खड़े करने चाहिए एक अपोजिशन पार्टी को। लेकिन आज की बातचीत से और जो कल 2 दिन में घटनाएं घटी हैं, उससे मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी थोड़ी बौखलाहट में आ गई है। एक तो बात आप ये ध्यान रखें कि पहले संजय बारू ने हमला किया 2 पावर सेंटर को बारे में और साफ साफ कहा, फिर पारिक साहब आ गए और अभी बैजल साहब आए हैं, और ये तमाम सारे लोग कांग्रेस के बड़े क्लोज लोगों में से हैं। और बैजल साहब ने जो कुछ अपनी किताब में कहा है उसमें साफ साफ प्रधानमंत्री पे हमला किया। तो प्रधानमंत्री बैजल साहब के बारे में जवाब देने की बजाय देश की आर्थिक नीति पे हमला करने लगे, और उसके बाद में बगैर किसी इसके, अभी तक जो हमारी सोर्सेज हैं उसके तहत तो नरेंद्र मोदी ने उनको बुलाया नहीं था, और वो खुद क्यों गए थे टाइम लेकर के। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी
जहां कल मोदी ने साफ साफ कहा कि भाई आप मुझसे तो बहुत सारी बातें पूछ रहे हैं, लेकिन पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री कार्यालय को किसने चलाया है ये सब साफ पता है। और आज के अखबारों में सोनिया गांधी का नाम लेकर उन्होंने हमला किया है। तो राहुल गांधी के लिए समस्या यह है कि जो आज उन्होंने सियासी मस्खरी की है उसमें तालियां तो बज सकती हैं, उसमें कोई कंटेंट हो वो मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन उन्होंने बड़ी बारीकी से 2 काम किए हैं आज। एक तो उनको मालूम है कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको पैथोलॉजिकल हेट्रेट है आरएसएस से, और वो आरएसएस का नाम आते ही वो एक अलग अलग तरीके की तस्वीरें बनाता है। तो उस एड्रेस किया और आरएसएस को गैर जरूरी तौर पर आज के उस बयान में लाए। दूसरा आप ये देखें कि अभी पिछले दिनों पार्लियामेंट में खड़े होकर के फूड पार्क पे जो झूठ बोला, उसमें जो हरसिमरत कौर जो मंत्री हैं फूड मिनिस्टर, उन्होंने उसकी सिलसिलेवार जवाब दिया। स्मृति ईरानी ने उनकी अमेठी में जाके जवाब दिया, और उसके बाद जनधन योजना के तहत जो बैंक खाते हुए उसमें स्मृति ईरानी ने कहा कि 25,000 महिलाओं का अकाउंट खुलेगा, उसके पैसे मैं दूंगी, सरकार नहीं देगी। आप अमेठी में अपने मध्य मुकाबिल का मुकाबला नहीं कर पाए, दिल्ली में आए और आज उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ एचआरडी मिनिस्ट्री के ऊपर हमला किया, शिक्षा के भगवाकरण पे हमला किया। स्मृति ईरानी का नाम नहीं लिया लेकिन हमले में वो थी, और आरएसएस का नाम आ जाने से तालियां बज सकती हैं। वर्बोसिटी कुछ करने से, लफाजी जो शब्द का इस्तेमाल किया मेरे भाई रफ्ते जी ने, उससे मुझे लगता है कि इससे पहले कि लोग ये बताएं कि क्या मनमोहन सिंह अपने गुनाहों को कन्फेस करने गए थे मोदी के सामने कि भाई मैंने नहीं कुछ किया, सारी सत्ता वो चला रही थी, मुझे बख्श देना। अब इससे पहले कि ये बात बाहर आए, मार्केट में उन्होंने कह दिया नहीं वो तो अर्थव्यवस्था पे ज्ञान देने गए थे। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि मनमोहन सिंह को ज्ञान देने के लिए बुलाया किसने था? वो ज्ञान देने गए थे या अपने दामन पर लगे दागों को बचाने के लिए, सोनिया गांधी से पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने कहा कि इनको जो कुछ करना है मैंने नहीं किया है? तो ये भी एक बड़ी बात है, इसके से डाइवर्ट कर दिया उन्होंने पूरी बात को। चलिए डाइवर्ट। उपेंद्र जी, इस वक्त उनको पता है कि जो मोदी विरोधी हैं या आरएसएस विरोधी है उनको लामबंद करना है, उनको लामबंद करना है, तो उनके ऊपर हमला बोलो। सरकार की खामियों के बारे में उन्होंने कहा 1 साल तक वो विदेश घूमते रहे, किसानों को करनी, ये बयान लगातार लौटने के बाद उन्होंने एक सीधा हमला वो और कहीं नहीं, प्रधानमंत्री पे और अब आरएसएस पे। कुल मिलाकर के जो पुष्पेंद्र कह रहे हैं, लेकिन जो बात उन्होंने कहा कि वो क्लास देने गए थे प्रधानमंत्री की, उन्होंने क्लास ली अर्थव्यवस्था पे, इसको कैसे देखा जाए? अभी हमें लगता है बहुत नॉन सीरियस बात है, जिसका कोई ये नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, जो नहीं है। क्योंकि एक बात और उन्होंने कही कि आरएसएस का जिस शाखा में एक पंक्ति में सब खड़े होते हैं सारे बच्चे, अगर कोई एक चूं करे तो उस पर लाठी चल जाती है। तो बहुत नॉन सीरियस बात है, इस लेवल के नेता को बुलाने चाहिए। उसी तरह से मनमोहन सिंह क्लास ले रहे थे, ये बात अगर मनमोहन सिंह खुद कहते तब तो इस पर कुछ प्रतिक्रिया की जा सकती थी। बाकी राहुल गांधी ये बात बोल रहे हैं तो जाहिर है कि बहुत ही नॉन सीरियस बात है। लेकिन उपेंद्र जी, एक बात जो एक लाइन जोड़ रहा हूं कि आप जब उन्होंने ये बयान दिया कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मोदी जी को पाठशाला उन्होंने लगाई 1 घंटे तक, हमारे प्रधानमंत्री से उन्होंने समझा, लेकिन साथ साथ ये भी कहा मैं प्रधानमंत्री से पूछूंगा। तो जब बगैर पूछा नहीं तो आपने ये बयान कैसे दे दिया? सिर्फ ताली बटोरने के लिए, मोदी को कॉर्नर करने के लिए? देखिए, ये उसी तरह की बात कर रहे हैं जो 1990 के दशक में लालू यादव किया करते थे बिहार में। लेकिन लालू यादव की कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग थी। लालू यादव की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी वो थी जो कि मानती थी कि ये जो बौद्धिक वर्ग के लोग हैं वो सब हमारे खिलाफ है, हमारे दुश्मन है, अखबार खिलाफ है, मीडिया खिलाफ है, जितने भी ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं मैं रोकना चाहूंगा, वो खुश होते थे। प्रमोद तिवारी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, नेता हैं, उनसे प्रमोद जी, राहुल गांधी जी ने आप संघ पे हमला बोला है, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी का क्लास लेने गए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थव्यवस्था पे, और हमारे साथ जो पैनल में बैठे, जी आपको आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही जी। मेरा सवाल है कि जो राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पे और संघ पे हमला है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोग संघ की शाखा में बोलते हैं उस पे लाठी चलाया जाता है, या जो उन्होंने प्रधानमंत्री के कहा वो विदेश घूमते रहे हैं, किसानों की अनदेखी करते रहे, क्या इसमें? और उन्होंने तीसरी बात कही कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी का क्लास लेने गए थे अर्थव्यवस्था पे। हेलो जी, इस पे क्या हमारे साथ जो राहुल गांधी जी ने कहा जी, वो एक विरोधी दल के नेता के रूप में जी उन्होंने उस स्थिति का वृत्तांत सामने रखा है जो पूरी दुनिया देख रही है। और मैं समझता हूं कि राहुल जी ने जो कुछ भी कहा ठीक ही कहा। जब यहाँ किसान मर रहे हैं तो आप विदेश घूम रहे हैं, जब यहाँ पर तबाही मची हुई है तो आप वहाँ नगाड़े बजा रहे हैं, आप कहाँ थे? वहाँ पे वायलिन बजा रहे हैं।
दूसरा, उन्होंने जो ये कहा कि संघ या दूसरे संगठन, बात सही है कि एक तरफ ये बात करते हैं सबको साथ लेके चलने की, कोई कहता है इनको पाकिस्तान भेज दो, कोई कहता है उनको कहीं भेज दो, कोई कहता है कि जो हमारे साथ नहीं वो जो हमारे साथ हो राम ज्यादा, दूसरे के साथ वो हराम ज्यादा, मंत्रिमंडल में उसको शामिल रखते हैं। प्रमोद तिवारी जी, चीजें राहुल जी जो कही दो स्पेसिफिक चीजें मैं आपसे जानना, सोनिया पे हमले से जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री मिले, उन्होंने कहा उनके वो अर्थव्यवस्था पे क्लास लेने गए थे। मैं समझता हूँ कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस ज्ञान का उपयोग किया हो मनमोहन सिंह जी पे, तो कोई अनुचित तो नहीं किया है। कोई दुनिया में चाहे साथी हो चाहे विरोधी हो, वो मनमोहन सिंह जी की विद्वता का कायल तो ही है। अगर दो वो बैठे नाक के नीचे 12 लाख करोड़ रुपए का कांग्रेस के खाते में परिवारों में चला गया, वो ज्ञान देने जाएंगे? जिनकी नाक के नीचे जो सारा फेल हुआ 12 लाख करोड़ का, तिवारी जी 12 लाख करोड़ का खाता, भारतीय जनता पार्टी के नेता है रमेश रतन जी, जनता का खाता जो है प्रमोद जी, जनता का खाता, और आप 12 करोड़ अपने खातों में ले गए और वो ज्ञान देने जाएंगे जिनकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। ये सारे जो आप किताबें लिख करके जो बखान कर रहे हैं, ये कल तक आपके ही खासम खास थे, हमारे तो खासम खास नहीं थे। हो गई बात आपकी जी। मैं जहां तक समझता हूं कि मनमोहन सिंह जी की ईमानदारी पर पूरी दुनिया कोई उंगली नहीं उठा सकती, और सम्मान हमने नहीं किया, बात करेंगे, सम्मान कोर्ट ने भेजा है ईमानदारी के लिए, और ये किताबें जो लिखी गई हैं वो हमने नहीं लिखी। सुन ले जी, कृपा पूर्वक अगर आप बोल चुके हो सुन ले, या आप और बोलना चाहे तो बोल ले, फिर मैं जी नहीं, सुनाइए। तो फिर 2 मिनट कृपा पूर्वक मुझे वैसे ही नहीं बोले, मैंने आपको सुना है। अब यूपी के लोगों का आवाज तो होती है, मैं भी यूपी का, आप भी यूपी के, ठीक है बोलिए। यूपी में तो 22 करोड़ लोग रहते हैं, आप भी हम भी हैं। मैं तो सिर्फ एक बात आपसे कृपा पूर्वक कहना चाहता हूँ कि आप किस खाते से वो 12 करोड़ या कितने करोड़ अभी आप भूल गए, ये लगभग वैसे ही कुछ आपका गणित लग रही है, अंगणित। जैसे कुछ दिन पहले कहा जा रहा था कि इतना काला धन है कि हम लाएंगे तो 15 लाख रुपए एक परिवार को जाएगा, और रही आरोप था, तो जब तक किसी न्यायालय से साबित न हो तो मैं कह सकता हूँ ये तहलका में कफन में कमीशन आपने किया। मैं कह सकता हूं कि किसी ने अगर देखा किसी को रिश्वत लेते तो बंगारू लक्ष्मण भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, उनको टीवी पे लोगों ने देखा। अगर रिश्वत लेते हुए किसी ने सुना तो जूदेव जी हमारे जो थे भगवान ऊपर चले, जेलों में जाने वाले हम लोग नहीं थे, कॉमनवेल्थ और सब में जेल कौन गए, आप ही के लोग गए। प्रमोद तिवारी जी, एक हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र जी हैं, उसमें बोले, वो कह रहे कि राहुल गांधी ने जो बातें आज कही है, 2 बातें खास करके कि संघ के शाखाओं में लाठी से मारते हैं और प्रधानमंत्री क्लास लेने गए थे, ये नॉन सीरियस पॉलिटिकल बातें हैं। अब उन्हें नॉन सीरियस लगता होगा, लेकिन मैं समझता हूँ एज ए अपोजिशन लीडर ऐसे ही भाषण किया जा सकता है। मैं भी 22 साल लीडर ऑफ द अपोजिशन था। विपक्ष जब बोलता है तो परिस्थितियों को उसी के अनुसार राजनीतिक ढंग से बोलता है। अब इसमें इमेच्योरिटी उनको कहां से दिखाई पड़ेगी नहीं जानता, नॉन सीरियस हैं, और अगर कह रहे हैं तो फिर मैं उनकी बात के सामने में क्या, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति जब बोलता है और विरोध पक्ष से बोलता है तो परिस्थितियों को अपनी भाषा में लाग लपेट कर, तो मोदी भी करते थे ये काम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद तिवारी जी। पुष्पेंद्र, देखिए कांग्रेस का और राहुल का जो इस वक्त एग्रेसिव होना है वो कल के बयान पे है, जिसमें नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा कि 10 साल से पीएमओ सोनिया गांधी चला रही थी। अब इस जब बात का जवाब देने की जगह वो जिस तरीके से मनमोहन सिंह वहां गए और राहुल गांधी ने आज संघ को बीच में घसीटा है, जबकि फौरी तौर पे अभी कोई ऐसी घटना नहीं है जिसमें संघ की बात कही जाए या संघ का कुछ मामला हो। प्रमोद तिवारी ने साफ कर दिया कि वो लीडर विपक्ष के नेता का राजनीतिक भाषण। मैंने कहा कि आप एक तरफ तो अपने लीडर के बारे में कहते हैं विपक्ष में ये कहेगा, और जब आप सत्ता में राजनीतिक भाषण है भाई, दूसरी तरफ आपने ये कहा कि मनमोहन सिंह को आरोपित नहीं किया। सवाल यह कि नरेंद्र मोदी को कौन सी दुनिया की कोर्ट ने आरोपित कर दिया था जिसे आप मौत का सौदागर कह रहे थे, जिसके खिलाफ आप साइन करके अमेरिका में कह रहे थे कि इनको वीजा न दिया जाए। तो आपका अपना चरित्र भी तो आप देखें कि जब आप सत्ता में थे तो आप क्या हमला कर रहे थे। उन्होंने खुद कह दिया जो राहुल गांधी का तेवर भाषण था, ये भाजपा को डिफेंसिव कर दिया है। डिफेंसिव तो राहुल गांधी करेंगे ही, क्योंकि राहुल गांधी का ये तेवर उस समय भी था
जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। जी। ये तेवर तो उनका पुराना है, कोई नया तेवर नहीं है। बाकी ये है कि पहले सिर्फ मोदी पर हमला करते थे दंगे के लिए, 2-3 बातों के लिए हमला करते थे, अब 10-15 बातें उसमें जोड़ दी है। तो मोदी पर जो हमला हो रहा है, इससे राहुल गांधी को फायदा, कांग्रेस को फायदा होगा। पहले भी हमले हुए थे, लेकिन फायदा होगा आपको, जो सियासी बयानबाजी के भाषण जिसको कह रहे हैं, अगर विश्लेषक के रूप में आप देखें, फायदा मिलेगा। जब पहले अपनी पार्टी के संगठन को खड़ा करें, ग्राउंड लेवल पर मजबूत करें, तभी फायदा होगा। इनकी पार्टी की हालत बहुत ही जर्जर हो गई है, जमीनी खिसक गई। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, उपेंद्र जी, पुष्पेंद्र जी, आप सबका और आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।